डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को दिया जाएगा मुफ्त सैनिटरी पैड। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में होगी ये सुविधा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 2012 के यूजीसी रेगुलेशन लागू किए जाने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी। बैंगलोर की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मयूडा मामले में दी राहत। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार। पर्याप्त सबूत नहीं होने से 4 आरोपियों को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, पुलिस मुठभेड़ों में अपराधियों को पैर में गोली मारना अस्वीकार्य। डीजीपी और होम सेक्रेटरी तलब। नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जो शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और इससे समाज में विभाजन होगा। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों में विसंगतियां पाई हैं। नियमों के अनुसार जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित है। हालांकि भेदभाव की परिभाषा में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ये विसंगति खतरनाक हो सकती है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता कि 75 साल की स्वतंत्रता के बाद हम एक वर्गहीन समाज बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग छात्रावासों की व्यवस्था करना और अलग अलग जातियों के आधार पर भेदभाव करना खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। तब तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सवाल उठाया कि जब रेगुलेशन के 3E में डिस्क्रिमिनेशन के लिए बात की गई है तो फिर 3C में की जरूरत क्यों। उन्होंने कहा, हम विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र और न्याय संगत वातावरण बनाना चाहते हैं। हमें कोई कारण नहीं मिलता है जब 3E जैसे कि ये था, 3C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। क्या ये एक अतिरेक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 2012 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको लागू किए जाने का आदेश दिया। यूजीसी ने जनवरी में नए नियम जारी किए थे, जो शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। इन नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों को समान अवसर केंद्र और समता समिति स्थापित करनी थी, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। हालांकि कुछ लोगों ने इन नियमों को एक तरफा और भेदभावपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई है और ये मामला अब आगे की सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। ये मामला अब 19 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बैंगलोर की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण या माइडू मामले में राहत देते हुए लोकायुक्त की ओर से दायर
क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक प्रभावित पक्ष के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन केवल सीमित तरीके से। मयूडा मामले में आरोप था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी को जमीन का आवंटन करवाया था। इस मामले में सितंबर 2024 में कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी थी। इसके बाद विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की और फरवरी 2025 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने आज क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करें और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए एक नीति बनाएं और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जैसे कि सभी स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, जिनमें पानी और साबुन की सुविधा होनी चाहिए। सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल और ASTM 694 मानकों के अनुसार होने चाहिए। स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें स्पेयर इनरवेयर, यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल पैड और अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्कूलों को विशेष प्रयास करने होंगे। इस फैसले से देश भर की लाखों लड़कियों को फायदा होगा, जो मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। कोर्ट के इस फैसले से सरकार और स्कूलों को लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये याचिका हमने जो है सुधाकर सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आरजेडी से, उनकी तरफ से PIL दाखिल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें हमने DCW जो पिछले दिल्ली वुमेन कमीशन जो पिछले 2 साल से बंद है, उस पर चेयरपर्सन की भी नियुक्ति नहीं है, उस पर जितने एम्प्लॉय थे उनको भी हटा दिया गया है और अभी जो है प्रॉपरली फिजिकली क्लोज्ड है। इससे जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिटीशन से पहले जो है सुधाकर सिंह जी ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो जजमेंट दिया गया है इसका हम लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं और ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। जिस तरीके का जजमेंट आया है, जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंशनल हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 21 के तहत, और साथ ही ये कहा है कि जो गर्ल्स जो टॉयलेट हैं वो मैंडेटरी हों अलॉन्ग विथ क्लीनिंग इस यूजेबल कंडीशंस में, वहाँ पे जो
आपके जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हुए हैं। साथ ये भी बोला है कि 6 से लेके 12, 6वीं से लेके 12वीं तक की क्लास के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन सिविल कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए, न कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। भले ही हाई कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया हो। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ नियुक्त करने के बाद मध्यस्थता प्रक्रिया पर कोई पर्यवेक्षी या निरंतर अधिकार नहीं रखता है। ये मामला चुगोले परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौते से उत्पन्न हुआ था, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान था। मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी के बाद एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। बाद में धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए एक आवेदन वाणिज्यिक अदालत में दायर किया गया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद में इस आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि केवल हाई कोर्ट ही समय बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने मध्यस्थ नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 29A के तहत कोर्ट शब्द का अर्थ धारा 2 उपधारा 1 उपधारा E में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा, जो सिविल कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र के साथ जिला में सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट को शामिल करता है। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय के पास धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति होगी, न कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। ये फैसला मध्यस्थता प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की भूमिका को स्पष्ट करता है। अब मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल पक्ष धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में VIP लोगों को प्रवेश की अनुमति के मामले पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि महाकाल के परिसर में कोई VIP नहीं है, लेकिन इस तरह की याचिका दाखिल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का मकसद भी श्रद्धा नहीं लगता है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस R महादेवन और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मंदिर में किसे प्रवेश मिले ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन को ज्ञापन देने की सलाह दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। याचिकाकर्ता दर्पण सिंह अवस्थी के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वह यहाँ संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, ये दिशा निर्देशों पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है, वह VIP के आधार पर इस तरह भेदभाव नहीं कर सकता। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए सभी के लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे कलेक्टर की सिफारिश पर अनुमति दी जाती है। इस तरह तो अगर कोई और श्रद्धालु महाकाल जाता है तो उसको भी गर्भगृह में जाने और भगवान पर जल चढ़ाने का अधिकार है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि या तो गर्भगृह में जाने का अधिकार सबको मिले या किसी को भी नहीं, सबके लिए नियम एक जैसा हो। CJI सूर्यकांत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला करना कोर्ट का काम नहीं है। CJI ने कहा, पहले आप कहेंगे कि मेरे पास भी गर्भगृह में जाने का अधिकार है क्योंकि व्यक्ति ने प्रवेश किया, फिर आप कहेंगे कि मुझे वहां मंत्र जाप करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास बोलने की आज़ादी है। तो इस तरह गर्भगृह के अंदर सभी मौलिक अधिकारों का दावा किया जाने लगेगा। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये जो लोग याचिका दाखिल कर रहे हैं ये भी श्रद्धालु नहीं है, ये कुछ और चाहते हैं। अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस याचिका खारिज करते हुए कहा था कि गर्भगृह में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको तय करने का अधिकार उज्जैन के जिलाधिकारी और महाकाल मंदिर के प्रशासक की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम अभी समय आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो ये सिस्टम का मजाक बन जाएगा। कोर्ट ने ये तब कहा जब पश्चिम बंगाल की ओर से कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की समय सीमा को और बढ़ाया जाए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीच में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य में जो हुआ है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोगों को मौका देने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में इस मामले पर राजनीति न की जाए। सिब्बल ने कहा कि याचिका में रखी गई समय सीमा को बढ़ाने की मांग का राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। नोटिस दिए जाने हैं। हर दिन आपत्तियों पर 9 लाख सुनवाई होनी है। अब तक सिर्फ 1 लाख सुनवाई हुई है। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इनका मकसद है कि अर्जी डालते रहें और समय आगे बढ़ाते रहें। इसका अंत होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं तमिलनाडु सरकार की तरफ से एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या आईटीएटी में एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी की नियुक्ति को 1 दशक से अधिक समय तक अवरुद्ध करने के लिए लगाया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज को सदस्य यानी लेखाकार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त करने के लिए उनकी चयन समिति की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने जानबूझकर उनकी नियुक्ति में देरी की और बाधाएं उत्पन्न की। कोर्ट ने कहा कि चयन समिति के निर्णय में एक अधिकारी की उपस्थिति के कारण खामी आई, जिसने पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का सामना किया था। कोर्ट ने कहा कि ये एक लक्षित विभागीय प्रतिशोध का मामला है, जिसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई है। कैप्टन बजाज एक पूर्व सेना अधिकारी हैं, जिन्हें सक्रिय संचालन के दौरान विकलांगता प्राप्त हुई थी और बाद में उन्हें भारतीय राजस्व सेवा में शामिल किया गया था। उन्हें 2014 में एक शीर्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा सदस्य लेखाकार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति में देरी की और विभिन्न बहाने बनाए, जिनमें खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट और एक वैवाहिक विवाद शामिल था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपियों को पैर में गोली मारने और इसे पुलिस मुठभेड़ के रूप में पेश करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और होम सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस मुठभेड़ों की आड़ में आरोपियों को पैर में गोली मारना एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम नहीं है कि आरोपी को सजा दी जाए, बल्कि ये काम अदालतों का है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने या आम जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह की घटनाओं को पेश करना निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि वह अक्सर ऐसे मामलों का सामना करती हैं जहां पुलिस छोटी सी चोरी जैसे मामूली अपराधों में भी गोलीबारी करती है और इसे पुलिस मुठभेड़ के रूप में पेश करती है। इस मामले में कोर्ट 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ में चोटें आई थी। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसमें पुलिस मुठभेड़ों में घायलों के बयान दर्ज करने और जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि वे इस बात की जांच करें कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को पैर में गोली मारने के लिए कोई लिखित या मौखिक निर्देश दिए गए हैं और क्या पुलिस मुठभेड़ों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा प्रबंधित सबरीमाला मंदिर और अन्य मंदिरों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कुप्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें त्रैमासिक रिपोर्टिंग और समयबद्ध कार्रवाई शामिल है, ताकि मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत दी जा सके। केरल हाईकोर्ट ने इस बाबत दिशा निर्देश दिया। त्रैमासिक रिपोर्ट निगरानी शाखा को प्रत्येक तिमाही के अंत के 7 दिनों के भीतर टीडीबी अध्यक्ष को व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्टें जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि को कवर करेंगी। रिपोर्ट का विभाजन न्यायालय ने निर्देश दिए कि सबरीमाला मंदिर और अन्य मंदिरों में अनियमितताओं को अलग अलग दिखाने के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट विभाजित की जानी चाहिए। इससे सुधारात्मक कार्रवाई में देरी और असुविधा को रोका जा सकेगा। तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई टीडीबी को प्रत्येक निगरानी रिपोर्ट पर 1 महीने के भीतर विचार करने और आवश्यक होने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई की गई रिपोर्ट विशेष आयुक्त को भेजी जानी चाहिए, जो उन्हें न्यायालय के समक्ष रखेंगे। मंदिर की विशेष देखभाल सबरीमाला मंदिर में मंडल मौसम के दौरान और मंदिर के खुलने के पहले 5 दिनों में निगरानी शाखा को अपनी निगरानी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। इस मौसम के दौरान मंदिर में निगरानी संबंधी मामलों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। विशेष आयुक्त की शक्तियां नई प्रणाली विशेष आयुक्त की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करेगी और वे किसी भी गंभीर मामले पर समय पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।